दोनों चरणों के फॉर्म भरने का टाइम खत्म हो गया, लगातार सवाल उठते रहे एक दूसरे के खिलाफ। मैदान में चुनाव में आपने उम्मीदवार भी उतार दिया और उसके बाद आप घोषणा कर रहे हैं, तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। साहिल जी, मुझे लगता है कि चरण जी को ये तो अजीब बात है। अभी अब टाइमिंग पर सवाल जेडीयू उठाएगी। एक मिनट नहीं, मैं संयम रख के ही उत्तर दे रहा हूँ, संयम रख के उत्तर दे रहा हूँ। सुनिए, सुन लीजिए ध्यान से। संयम सुनिए, पहले संयम, आप ये सुनिए कि अनुप्रिया जी आपको भी जवाब देता हूं, जल्दी से उनका एक जवाब ले लेते हैं ना। अनुप्रिया जी एक जल्दी से जवाब ले लेते हैं। सप्रा जी बोलिए जल्दी। आपका ही जवाब दे रहा हूं मैं। बड़े संयम से कह रहा हूं, अन्यथा मत लेना इसको, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। इनका जितना भी उत्तर था ना, वो बताता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये उस तरह का उत्तर था। और ये उत्तर देते देते हमारी सिंपति पर आती है। भाई नीतीश कुमार की सिंपति की बात करिए। नीतीश कुमार की जो राजनीतिक जो अंत होना है ना, उसकी पटकथा भारतीय जनता पार्टी ने लिखनी शुरू कर दी है। ये पता चल रहा है किस तरह से 101 सीट पर दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। पिछली बार कितनी सीटों पर लड़े थे आप बताइए ना, और कितनी जीत करके आए थे। अब उससे भी नीचे आएंगे। साहिल जी समय दीजिएगा। चलिए गौरव भाटिया जल्दी से, एक मिनट आता हूं अनुप्रिया जी आपके पास। गौरव भाटिया। धन्यवाद। सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो अभी ये कह रहे थे एक पिक्चर आई थी, अरे एक पिक्चर और थी जिसमें एक कैरेक्टर था क्राइम मास्टर गोगो। क्राइम मास्टर गोगो कहता था मैं आया हूं तो तेरा कुछ तो लेके जाऊंगा। वैसे ही कांग्रेस पार्टी है भ्रष्टाचारी, वैसे ही लालू प्रसाद यादव है। अगर आए हैं तो जनता की जमीन लेके जाएंगे, रुपया लेके जाएंगे, भ्रष्टाचार जरूर करेंगे। क्राइम मास्टर इन्हीं का नाम है। और दूसरी बात, इनकी राजनीतिक हैसियत आज देखिए, ये कोई पार्टनर वार्टनर नहीं है साहिल जी, ये पिछलग्गू हैं। आपको मालूम है पिछले चुनाव में बिहार में 70 सीटों में लड़े थे, इस बार 61 पे लड़ रहे हैं। ऐसे पिछलग्गू हैं जिसकी पूंछ भी छोटी होती जा रही है। और इनकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा इससे लगाइए, 4 विधानसभा चुनाव में ये कुल सीटें लाए हैं 59, और अकेले भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 74 सीटें लाई है। और कोलंबिया में बैठ के सप्रा जी बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, ये गलत बात। खत्म करिए आपकी बात। देखिए साहिल जी, आप मैं ये उम्मीद करता हूं, मेरी बहन अनुप्रिया भी बोल रही थी, अनुप्रिया जी के बीच में भी सापरा जी कूद पड़े, ये अच्छा नहीं लगता। बोलिए, हम इनके बीच में नहीं बोलते, ये क्यों बोलते हैं? कंचना जी बोलेंगे उसके बाद में। चलिए मैं बात करता हूं आरजेडी के। आरजेडी से मेरा यही सवाल है। देखिए आरजेडी ने आज तक पिछड़े समाज के लिए क्या किया? वंशवाद की बात होगी ना, जब से आरजेडी पार्टी बनी है, किसी लालू प्रसाद यादव के परिवार को छोड़ दीजिए, बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री महिला को बना सकते थे, लेकिन मिला कौन? 5वीं फेल राबड़ी देवी। साहिल जी मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप बीच में पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। मैं अपनी बात तो पूरी कर सकता हूं ना, दर्शक जानना चाहेंगे। मैं भी नहीं पूछूं आपको। अरे मैं अपनी बात पूरी कर होगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, बीच में थोड़ा सा बता रहा हूं, आपको भी बताना पड़ेगा ना कि भाई थोड़ा सा इंतजार करिए, मेरी बात पूरी हो जाए। भी हो गए डिक्लेयर। अच्छा एक बात बताइए, जब 14 नवंबर को एनडीए की, बीजेपी जेडीयू की सरकार बनेगी, तो फिर क्या फर्क पड़ता है किसको चेहरा बनाते? नहीं, सबने देखा। मैंने कहा ना, 9वीं फेल, वंशवाद की उपज, भ्रष्टाचारी नंबर 1, जंगल राज का प्रतीक, ऐसे तेजस्वी यादव हैं। अब बताइए तेजस्वी यादव कौन इनके लिए वोट करेगा, जो केवल भ्रष्टाचार करते हैं, चाकूदी नारे लगाते हैं? ये सवाल आप नहीं बात पूछते। को लेकर सवाल उठ रहे थे कि नाम इसलिए डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है कि उसको लेकर सवाल उठेंगे। एग्जैक्टली वही सवाल कहीं ना कहीं बीजेपी उठाने की कोशिश करिए। कंचना जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद अनुप्रिया जी कह रही हैं कि वो सूर्य हैं, सूरज हैं। नीतीश जी को कह रही हैं, उनको तो सैटेलाइट भी नहीं समझते हैं अमित शाह जी। वो सैटेलाइट हो सके समझते होंगे, क्योंकि सैटेलाइट इस्तेमाल होता है फिर एक पर्पज के लिए, फिर उसको फेंक दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, तो वो सैटेलाइट समझते हैं नीतीश कुमार जी को, अमित शाह जी। और वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इसके अलावा अगर आप कुछ और भी सुनते होंगे इनके मुंह से तो अलग बात है। लेकिन अनुप्रिया जी आप कह रही है वो जमीन वापस लौटा दीजिए,
आप अपनी ईडी और सीबीआई को भेजकर वो जमीन नपवा दीजिए, तो हम वापस लौटा देंगे। और वहां बैठे बैठे आपके ऑफिस में आपको जमीन दिख रही है हर जगह पटना में हमारी, तो कहिए ना ईडी सीबीआई क्यों नहीं पकड़ पा रही भाई? आपको दिख रही है, आप सत्ता के रूलिंग पार्टी के एक अंग हैं, और बताइए ईडी सीबीआई को नहीं दिख रही है और कोर्ट में वो पेश नहीं कर पा रहे। क्या बात कर रहे हैं? आपके पास कोई अगर मुद्दों का दिवालियापन हो चुका है तो हमसे कुछ उधार ले लीजिए, हम देते हैं उधार, क्योंकि इसके पहले आपने बहुत सारा कॉपी किया है हमसे। और जहां तक अपराध की बात है, तो अपराध के मामले में जो हमारे डिप्टी सीएम अभी घोषित हुए हैं ना, इनके पिताजी की हत्या हुई। लेकिन आज की स्थिति में कंचना जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तेजस्वी यादव को दो मुद्दों पर बात रखनी पड़ी। पहला मुद्दा जंगल राज को लेकर, जिसको लेकर हमेशा आरजेडी के प्रवक्ता चिढ़ जाते हैं। आज उन्हें यह कहना पड़ा कि जंगल राज के खिलाफ वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात भ्रष्टाचार को लेकर, जब हमेशा उन पर सवाल उठाए जाते हैं, खास करके चारा घोटाले को लेकर, तो भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस, वो भी उन्हें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करना पड़ा है। कंचना जी, कहना इसलिए पड़ा, जो मैं कह रहा था, क्योंकि इसलिए कहना पड़ा क्योंकि इंजीनियर्स के घर पर, जो नीतीश कुमार जी के करीब रहते हैं, इंजीनियर्स के घर पर रात रात भर 100 करोड़ रुपए जो है जलते हैं। 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है, पुल गंगा में छलांग लगा देते हैं। भ्रष्ट है, सम्राट चौधरी से लेकर इंजीनियर हर कोई भ्रष्ट है। और इसलिए सुन लीजिए अनुप्रिया जी, अपने भ्रष्टाचार पर इतना बौखलाना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार का एक पर्याय बन चुके हैं नीतीश कुमार जी की सरकार। चलिए कंचना जी जवाब सुन लेते हैं। देखिए, जिस इंजीनियर की बात कर रही हैं साहिल जी, ये नीतीश कुमार जी का ही सुशासन का इकबाल है कि वो लोग पकड़े गए, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि परिवारवाद की बात कर, अरे सुन तो लीजिए कंचना जी, अरे वो वो आप सुन लीजिए। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि परिवारवाद पे हम क्यों बोलते हैं। कंचना जी ने ऐसे नहीं होगा, बात सुन लीजिए प्लीज, प्लीज बात सुन लीजिए जी। बोलिए अनुप्रिया जी। देखिए परिवारवाद की बात बोल रहे थे, मतलब पता है कि कंचना जी ज्यादा पढ़ी लिखी है तेजस्वी जी से। मैं तो उम्मीद कर रही थी कंचना जी चेहरा बन जाती तो ज्यादा भला हो जाता बिहार की जनता का। परिवारवाद कैसे हावी, ये हम बताना जरूर चाहेंगे। दूसरी बात, आप जमीन की बात कर रहे हैं मैडम, ईडी सीबीआई आती है आपके दरवाजे पे, तब आप रोने लगते हैं कि देखिए हम विपक्ष में, इसलिए हमारे पास में ईडी सीबीआई आता है। हम भी विपक्ष में रहे हैं। और जिसको आप सैटेलाइट बता रही है ना, कभी आप उस सूरज के तले आप आना चाहती थी, और अभी भी आप चाहती थी, उम्मीद कर रही थी कि आप आ जाए। और साहिल जी, एक बात, बिहार की राजनीति की खूबसूरती है, खरीद फरोख्त की जो टेंडेंसी आरजेडी ने दिखाई है, जैसा कि कैंडिडेट को वो पैसे के दम पे वो चयन कर रहे थे, इसी तरह का इनका गठबंधन चल रहा था। कौन सी मजबूरी थी जो चापड़ा जी आज तक नहीं बोल पा रहे थे, अब कह रहे हैं कि नहीं भाई तेजस्वी जी वो बहुत चमकता हुआ चेहरा है। देखिए बिहार ये इंडिया अलायंस के लोग जानते हैं कि वैसा चेहरा है जिस पर बिहार की जनता विश्वास करने नहीं जा रही है, क्योंकि ऐसी लेकिन अभी तक नेता बिहार, लेकिन अगर एनडीए की सरकार आती है साहिल भाई, तो अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है तो विधायक दल की बैठक बुलानी पड़ेगी। उसमें सभी दलों के नेता अपना अपना नेता चुनेंगे, और उसके बाद अगर सभी लोग मानते हैं तभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे। ये आज की स्थिति है, ये प्रक्रिया ये अधिकृत स्थिति है। पिछली बार तो फुल स्टॉप था, आज कॉमा है उसमें। ये प्रक्रिया है। और मैं फिर कह रही हूँ कि सूरज बताने की जरूरत नहीं है। बिहार का जनता नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट दे रही है, और बिहार में पुनः नीतीश कुमार जी सत्ता में महागठबंधन ने आखिरकार अपनी घोषणा तो कर दी है, लेकिन क्या देर से आए दुरुस्त है या देरी हो गई? नहीं, मुझे नहीं लगता कि साहिल इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन था कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे या नहीं होंगे। ये अपने आप पे एक दुष्प्रचार ज्यादा था। मैंने तो आपके चैनल में कई बार कहा था इस बारे में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। लगातार जो सर्वे आ रहे थे वो सर्वे साफ तौर पर बता रहे थे कि तेजस्वी यादव काफी अंकों से न केवल नीतीश कुमार से आगे थे, बल्कि तमाम जो मुख्यमंत्री के चेहरे बनना चाहे उनसे आगे थे। तो वैसे में कोई भी गठबंधन क्यों तेजस्वी यादव के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करने की कोशिश करती, तो मुझे इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं था। अगर किसी और पत्रकार को या राजनीतिक विशेषज्ञ को रहा हो तो बात बिल्कुल अलग है। जहां तक सवाल इस बात को लेकर यह है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बनाना चाहती है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। और इस संदर्भ मेरा साफ तौर पर मानना है कि नीतीश कुमार का युग अब बिहार की राजनीति में खत्म होने के कगार पर है। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि 2020 के चुनाव में जो अमित शाह जी कहते हैं कि नीतीश कुमार के नाम पे फुल स्टॉप है, आज कॉमा लगाने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि नीतीश कुमार की जो सर्वे लगातार दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता लगातार घटी है। वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां अब उनसे आगे की कम से कम लीडरशिप की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और 20 साल तक वो बिहार के राजनीति के शीर्ष पर रहे हैं।
और भारत की राजनीति की त्रासदी यह है कि यहाँ कोई नेता अपनी जगह छोड़ना ही नहीं चाहता, वो लगातार उस पद पर बने रहना चाहता है। क्यों नहीं 20 साल में भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए की जो सरकारें थीं, अगर आंकड़ों के जमाने में बातचीत करें तो क्या कारण है कि सिर्फ 4% लोग हैं जिनकी आय 50,000 से ज्यादा है। 34% लोग ऐसे हैं जिनकी आय 6,000 रुपए से भी कम है। परिवार सिर्फ 34%। आप सोच कर देखिए कि 6,000 में एक परिवार का खर्च कैसे चल सकता है। 96% लोग हैं जिनके पास टू व्हीलर भी नहीं है। सिर्फ 1.3% लोग हैं जिनके पास ट्रैक्टर है। यह बिहार की स्थिति है। 6% लोग बिहार के अंदर ग्रेजुएट हैं। अब अगर इसका हिसाब अगर मौजूदा एनडीए सरकार नहीं देना चाहती तो बात अलग है, लेकिन क्या इस देश की राजनीति में यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि भाई सिर्फ 4% लोग 50,000 से ज्यादा की आय कमा रहे हैं, सिर्फ 4% लोग। और वैसे में भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये सच्चाई भी है। तो बिहार क्यों पीछे रह गया? ठीक है, सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि 20 साल के बाद भी आज की स्थिति में बिहार हर पायदान पर सबसे निचले स्तर पर क्यों है? यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए, लेकिन किसके पास इसका सॉल्यूशन है? आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि बंदरबाट हो रही है। विपक्ष के तरफ से वादों की बंदरबाट और सरकार के तरफ से सीधे मनी ट्रांसफर की बंदरबाट हो रही है। तो ये तो आज की स्थिति है, ये बात भी तो देखनी पड़ेगी। लेकिन सवाल यहां पर आशुतोष ये भी है, जल्दी से आपका जवाब चाहूंगा, उसके बाद गौरव भाटिया के पास में चलूंगा। लेकिन सवाल तो आज की स्थिति में यही है कि सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं तो मुकेश साहनी के लिए भी हामी भर दी गई है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। उसके साथ साथ 2 और डिप्टी सीएम बनेंगे, ये भी कह दिया गया है। हालांकि वो किस पार्टी से रहेंगे वो नहीं पता है। सीपीआई-एमएल के नेता वहां पर बगल में बैठे हुए थे, लेकिन उनके पार्टी से कौन बनेगा इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। तो यह भी कहीं ना कहीं एक जातिगत घेराबंदी की कोशिश है, जो एमवाई समीकरण से आगे बढ़ने की कोशिश यहां पर नजर आती है, या मजबूरी है आज की स्थिति में? नहीं, देखिए, इसको आप राजनीति की मजबूरी भी कह सकते हैं और इसको राजनीति की सुविधा भी कह सकते हैं। क्यों यह बात मैं कह रहा हूं? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि वो जो ईबीसी वर्ग है उसके एक बड़े नेता के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाता था, और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए उनको अभी तक मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करती रही और मुख्यमंत्री उनको बनाती रही है। आज की तारीख में अब जो महागठबंधन है, ईबीसी के जो मल्लाह कम्युनिटी है, जो बिहार के अंदर 3% की आबादी है, जो मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, मधुबनी, खगड़िया, वैशाली जैसे इलाकों में जिनका वर्चस्व माना जाता है, क्यों उनको टिकट दे? इसीलिए दे रही है क्योंकि जो एमवाई गठबंधन का जो एक तरीके से उनके ऊपर आरोप लगता है कि आप सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी हैं। अगर उनको अपना विस्तार करना है और अगर उनको एनडीए को हराना है तो उनको ईबीसी के तबके पे बड़े पैमाने पर उसमें सेंध लगानी पड़ेगी। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने वहां पे दलित राजेश राम जी को अपना पार्टी का अध्यक्ष बनाया, तो उनकी भी पूरी कोशिश ये कि एमवाई से आगे निकलकर ईबीसी के बड़े तबके को, दलितों के बड़े तबके को अपनी तरफ लाने की कोशिश करें। गौरव भाटिया जी, तो क्या ये जाति घेराबंदी आपकी हो रही है? क्योंकि आज की स्थिति में आपने कॉम्बिनेशन बना लिया था, ईबीसी के नेता आपके साथ में और आपका जो मत है वो उनके साथ में, उसके आधार पर आप चल रहे थे। एमवाई की आगे बढ़ने की कोशिश एमजीपी की तरफ से। देखिए, इनका एमवाई आप जानते हैं क्या है? मुस्लिम यादव। हमारा एमवाई क्या है? महिला यूथ। और 14 नवंबर को पता चल जाएगा महिला और युवा में ज्यादा ताकत है या मुस्लिम यादव जो ये तुष्टीकरण करते हैं, वो पता चल जाएगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण हुआ है, हम सब ने देखा। 1,17,00,000 घरों में गैस के सिलेंडर दिए गए, 1,44,00,000 ऐसे घर हैं जहां टॉयलेट आए हैं। हमने देखा किस तरह से 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि मिली, जिससे कि वो स्वरोजगार में काम करे, आगे उनकी और आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है, एक राजनीतिक विश्लेषक आए और वो एक बार भी ना कहे 11 जगह फ्रेंडली फाइट या फजीहत फाइट हो रही है महागठबंधन में, ये चिंता की बात है। जो एनालिस्ट है वो एक बार भी ये ना कहे कि भाई 2,70,00,000 घर हैं और हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी, 12 लाख करोड़ रुपए सालाना खर्चा आएगा, 3 लाख करोड़ का बजट है बिहार का। ऐसा कैसे करेंगे तेजस्वी यादव? मुझे चिंता यह है, राजनीतिक विश्लेषक आए और वो पूछे ना शहाबुद्दीन अमर रहें, ये नारा तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। बिहार की जनता ये कह रही है हमारा बच्चा
जो शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगाता है उस व्यक्ति को बिहार से निकाल देंगे और आप देखिएगा 14 नवंबर को सुपड़ा साफ हो जाएगा बुझी हुई लालटेन का। और राजनीतिक विश्लेषक को पता होना चाहिए कि बिहार की पल्स क्या है। राजनीतिक विश्लेषक मुझे इनके ऊपर दया आती है। साहिल जी मैं उत्तर दे दूं? कहता हूं क्योंकि ये इस डिबेट को करना नहीं चाहते हैं कि 20 साल रहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सिर्फ 3 महीने 6,000 से कम रुपए में अपना घर चला के दिखा दे। मैं सवाल मैं चुनौती देता हूं, उस पे आपका क्या मैं चुनौती आकलन है? देता हूं। बताइए मुझे चुनौती पार्टी मत का दीजिए, आप कोई विश्लेषक नेता बनिए। जो बिहार आपका मत क्या है? शहाबुद्दीन अमर रहे। 6,000 रुपए मैं आपसे सवाल पूछा, पूरे देश की जनता और दर्शक आज तक के देखें, ये ऐसा विश्लेषक है जो शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे को ठीक बता देता है। इस पे चर्चा नहीं चाहते ये। शहाबुद्दीन अमर रहे या नहीं रहे, आप बताइए। हम तो कहते हैं मुर्दाबाद है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि पिछले 20 साल में बिहार हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश क्यों था? नौकरी दी जा डबल सकती है इंजन क्या? की सरकार के बावजूद बिहार पिछड़ा हुआ सवाल क्यों था? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के बावजूद भी बिहार पिछड़ा हुआ क्यों था? मैं फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता 6,000 में अपना घर चला के दिखा दे। मैं फिर चुनौती देता हूं। हम पिछले 1-1.5 महीने से लगातार अलग-अलग सर्वेज यहां पर कर रहे हैं और हर सर्वे में हम देख सकते हैं। एक मिनट आशुतोष जी, 1 मिनट। अमिताभ तिवारी एक मिनट। चिराग पासवान कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जरा सुन लेते हैं क्योंकि उनकी तस्वीर लगाना जरूरी नहीं समझा। उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का अनुसूचित जाति से आता है, उनकी तस्वीर लगानी इन लोगों ने जरूरी नहीं समझी। पर खैर मैं इनको क्या ही दोष दूं जब इन्होंने खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आदरणीय लालू जी तक की, इन्होंने तस्वीर वहां पे लगानी जरूरी नहीं समझी। ये अहंकार कि हम अकेले, हम में ही सब समाहित और हम ही सब जिता देंगे, ये अहंकार पूरे महागठबंधन को धराशाही करेगा। एनडीए का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है। जो गौरव भाटिया यहां पर कह रहे थे एग्जैक्टली वही प्रतिक्रिया चिराग पासवान यहां पर दे रहे हैं। लेकिन अमिताभ तिवारी, मेरा सवाल अलग है। एक स्वॉट एनालिसिस भी बहुत जरूरी है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तेजस्वी यादव का नाम की घोषणा होना, इसके फायदे भी हो सकते हैं और यह घोषणा औपचारिक एक तरीके से है क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन अगर स्वॉट एनालिसिस करें तो इसको लेकर हम क्या देखें? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में यह भी डर था कि नाम घोषित करेंगे तो उसका खामियाजे भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस बार कुछ और चीजें भी नजर आ रही हैं। अमिताभ तिवारी, देखिए इस डिसीजन के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों ही हैं। स्ट्रेंथ्स की बात अगर करेंगे तो ये साफ है कि जो आरजेडी का कैडर है, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसका कैडर मोटिवेट और एनर्जाइज हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो कोर वोट है आरजेडी या महागठबंधन का, मुस्लिम यादव समाज जो 32% आबादी है, 1/3 लगभग, वो कोर वोटर भी अब कंसोलिडेट हो जाएगा। तीसरी बात है कि क्योंकि तेजस्वी युवा लीडर हैं और 18 से 29 वर्ग जो है उसकी वोटिंग पॉपुलेशन 25% है और वहाँ पे पिछली बार उनको सपोर्ट मिला था अच्छा खासा, उसमें भी उनको अच्छा खासा सपोर्ट इस बार मिल सकता है। चौथा है कि हर सर्वेज में वो आगे थे तो नेचुरल क्लेमेंट तो वही थे सीएम रेस में महागठबंधन की ओर से। तो अब ये घोषणा हो जाने से क्लैरिटी मिल जाती है कैडर को, लीडर्स को, सपोर्टर्स को, और कैंपेन में एक डायरेक्शन आता है। चौथी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 15% लोग सीएम के चेहरे पे वोट करते हैं वोट वाइब सर्वे के हिसाब से। तो अब महागठबंधन की तरफ से एक चेहरा घोषित हो गया। पहले जो नीतीश वर्सेस हु था, अब नीतीश वर्सेस तेजस्वी बीच में हुआ और अब तेजस्वी वर्सेस हु हो जाएगा, जो उन्होंने सवाल पूछ दिया। क्योंकि होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं वो होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री को ही आकर के आगे कैंपेन के दौरान इसी का जवाब इसको ढूंढना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए आप देखिएगा कि क्लियर कम्युनिकेशन एनडीए की तरफ से भी होगा। प्रधानमंत्री बिहार पहुंच रहे हैं, कल उनकी पहली सभा भी होगी। अमित शाह भी कल बिहार में होंगे। मेरा समय खत्म हुआ है, लेकिन अब यही चर्चा कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ेगी क्योंकि जिसका जिक्र अमिताभ तिवारी भी कर रहे थे कि तेजस्वी बनाम हुम, यही बात को लेकर आगे किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है एनडीए की तरफ से, इस पर नजर बनाए रखेंगे।